अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम करते हैं ये देखिए, मैंने प्लमर विंसन सिंड्रोम आपको हमने पढ़ा था जब हमने थ्रोट में देखा था इसको। तो प्लमर विंसन सिंड्रोम में क्या होता है, जो एसोफेगस होता है ना, उसके अंदर एसोफेगस के अंदर वेब बन जाता है जिसकी वजह से खाना नीचे नहीं जाता ना, तो डिस्फेजिया होना शुरू हो जाता है पेशेंट को। और ऑब्वियसली जब खाना वो नहीं खा पाएगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी बिकॉज ऑफ द एसोफेजियल वेब्स। ठीक है, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक साइंस आती हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट को डिस्फेजिया होता है एसोफेजियल वेब की वजह से, और उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि वो खा नहीं पाता। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से उसकी जो है ना बीफी रेड टंग हो जाती है और एंगुलर स्टमटाइटिस होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द प्लमर विंसन सिंड्रोम। उसके बाद ये देखें, आपको इसका स्ट्रक्चर तो आता होगा कि वी हैव दिस कॉक्लिया, और इसमें क्या होता है कि 3 हमारे ये होते हैं ना। सबसे ऊपर वाला वेस्टिबुलाए होता है, फिर मीडिया होता है, फिर नीचे जो है स्केला टिम्पनाई होता है। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है कि VMT। ठीक है, आप जैसे भी इसको याद करें VMT जिस तरह भी। तो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग कि इसमें आप क्या करते हो कि वेस्टिबुलाए, मीडिया और टिम्पनाई होता है, और जो वेस्टिबुलाए और मीडिया होता है उसके दरमियान में जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम रीजनर्स कहते हैं, और जो मीडिया और टिम्पनाई के दरमियान में होती है उसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पड़ा होता है। तो प्लमर विंसन सिंड्रोम में क्या होगा, डिस्फेजिया तो आपको पता होता है, इसमें ग्लोसाइटिस भी आपने देख लिया है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि कॉलिनिकर्स हो जाएंगे, और इसके अलावा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है इसमें। प्लमर विंसन सिंड्रोम में एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है। तो ये जो होता है ना प्लमर विंसन सिंड्रोम, ये होता क्यों है, मतलब कि एसोफेजियल वेब्स जो बन जाते हैं उसकी मतलब ये कॉज ये होती है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पेशेंट के अंदर अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, लाइक आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी ना, तो उसकी वजह से ये एसोफेजियल वेब्स बन जाते हैं। और उनकी वजह से फ़र्दर जब डिस्फेजिया होगा तो फ़र्दर पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी होगी, फ़र्दर उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, इस तरह से कि एक साल जो है ना चलता जाएगा ना। तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस आपको पता होगा, जिसमें क्या हो जाता है, हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक की और एट्रोफी होना शुरू हो जाती है एसोसिएटेड विद द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आपने पढ़ा होगा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की एक टाइप होती है ना, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है हमारे पेराइटल सेल्स के अगेंस्ट वगैरह वगैरह। तो ये उसकी वजह से ये प्लमर विंसन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये कॉज है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस इज़ अ कॉज ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है, और इसी तरह ये जो है ग्लोसाइटिस, ये है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कोलोनिकियाज होते हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, लेकिन हेमाटोमेसिस इसमें नहीं होती, ब्लडी वॉमिटिंग नहीं आती इसमें। ऑडियोग्राम के अंदर हमें जो डेफनेस मिलती है जब भी 2000 हर्ट्ज़ के ऊपर डिप आती है, तो ये क्या हमें बता रहा होता है कि ये ऑटोसेक्लेरोसिस है, इसको हम कहते हैं कारहार्ट्स नॉच। ठीक है, अगर आप ऑटोसेक्लेरोसिस का टॉपिक अगर आप खोलें ना, तो उसमें आपको दिखाया हुआ जो स्टिपीडियस एक्चुअली हमारा जो स्टेपीज जो हमारी होती है बोन, ठीक है, वो फिक्स हो जाती है उसकी, तो उसकी वजह से हमारा जो है ना ये होता है। तो ये आपका होगा पेज नंबर, ऑटोसेक्लेरोसिस अगर हम देखें तो आपका होगा मीनियस डिजीज़ से पहले ये इसका 196 पेज पे। ठीक है, 96 पेज पे लिखा हुआ है कि 2000 हर्ट्ज़ पे हमें टिप मिलती है कारहार्ट्स नॉच की, एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ऑटोसेक्लेरोसिस। ठीक हो गया, तो इसका डी आंसर होगा। ये MCQ बहुत ज़्यादा आता है कारहार्ट्स नॉच का, ये बहुत इजी MCQ है। रीजनर्स मेम्ब्रेन किसको सेपरेट कर रहा होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे ऊपर वेस्टिबुलाए होता है, फिर मीडिया होता है, फिर हमारा टिम्पनाई होता है ना, तो ये हमारे वेस्टिबुलाए और मीडिया को सेपरेट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब प्रेफर्ड फ्रीक्वेंसी जो ट्यूरिंग फॉक टेस्ट की है वो हमारी लिखी हुई है पेज नंबर 23 पे। अगर आप देखें तो वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ट्यूनिंग फॉक के अंदर कि आपकी जो 512 फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फॉक की, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। ठीक है, आइडियल होती है 512 फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा याद करने की भी ज़रूरत है, ये खुद ही याद करना है 512 वाला सबसे अच्छा होता है। 60 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसको जो है राइट साइडेड हेयरिंग लॉस है। ठीक है, और फेशियल वीकनेस हुई हुई है, नमनेस हुई हुई है सेम साइड पे, तो उसको डिजीनेस की हिस्ट्री है। तो पेशेंट को क्या होगा, देखें मीनियर्स डिजीज़ में अगर हम बात करें तो इसमें एसोसिएटेड इस तरह की कोई फेशियल वीकनेस, नमनेस वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और ऑटोसेक्लेरोसिस में भी ऐसा इस तरह की कोई केस नहीं आ रहा होता फेशियल वीकनेस वगैरह का। और अगर हम बात करें एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, तो इसमें भी बिल्कुल भी नहीं होगा इस तरह का कुछ। ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन इसमें भी नहीं होगा।
ठीक है। सो अकोस्टिक न्यूरोमा आपने पीछे मैंने अभी इसका सारा चैप्टर आपको एक गो थ्रू करवाया था कि जिसमें ये ट्यूमर होता है सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी नर्व्स को इन्वॉल्व करता है, फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सबसे पहले फेशियल नर्व की सेंसरी फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से नमनेस स्टार्ट हो जाती है, राइट साइडेड हियरिंग लॉस होता है। इसका जो हियरिंग मतलब ये एक साइड का यूनिलेटरल हियरिंग लॉस होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो देखें राइट साइडेड हियरिंग लॉस मतलब एक साइड का हियरिंग लॉस है, फेशियल वीकनेस है, नमनेस है, और एज भी नोट करें कि 40 to 60 ईयर्स में ये मोस्टली कॉमन होता है, और डिजीनेस की भी हिस्ट्री है। तो ये आपका अकोस्टिक न्यूरोमा होगा, ठीक है। फिर आता है 16 ईयर्स ओल्ड बॉय प्रेजेंट्स विद एक्यूट पेन इन द राइट ईयर एंड लिटिल ब्लीडिंग फ्रॉम द सेम ईयर। तो एक साइड पे उसको जो है पेन हो रही है, ब्लीडिंग आ रही है उसमें से। तो उसने एक्चुअली बॉक्सिंग मैच किया था, उसको जो है ईयर पे ब्लो लगा, उसकी वजह से वहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया और ईयर ड्रम में परफोरेशन हो गई। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को, और ओरल अमोक्सिसिलिन देंगे इसके अंदर हम, ठीक है। ओरल अमोक्सिसिलिन विल बी हेल्पफुल फॉर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस इन द ईयर, ठीक हो गया। उसके बाद आता है 20 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद द डिक्रीज्ड हियरिंग इन द लेफ्ट ईयर। एक कान में उसको 10 दिनों से जो है ना सुनाई नहीं दे रहा। ईयर एग्जामिनेशन जब हमने की तो हमें जो है वेबर टेस्ट मिला टूवर्ड्स द लेफ़्ट ईयर, ठीक है। जब ये वेबर वगैरह रीनीज़ वगैरह आए ना, साथ ही कान बना लिया करें दो, एक कान ये बनाया, एक कान ये बनाया। ये कौन सा होगा, लेफ़्ट ईयर होगा, ये कौन सा होगा, राइट ईयर होगा। स्क्विंट में भी ऐसे किया करें, साथ ही आंखें बना लिया करें जब भी इस तरह का कोई केस आए, ठीक है। तो क्या किया आपने, सबसे पहले ईयर को एग्जामिन किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। तो वेबर टेस्ट आपको जो है लेटरलाइज मिला टूवर्ड्स द लेफ़्ट ईयर, ठीक है। तो ये वेबर टेस्ट यहाँ पे आपको लेटरलाइज मिला, वेबर यहाँ पे लिख लिया। फिर कहते हैं रीनीज जो है वो पॉजिटिव है राइट साइड पे, मींस दैट रीनी पॉजिटिव मींस के एयर कंडक्शन जो है वो ग्रेटर देन बोन कंडक्शन है इस साइड पे, राइट साइड पे, इस तरह लिख लिया। फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो रीनी है वो नेगेटिव है ऑन द लेफ़्ट साइड, मींस दैट यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे क्या है, हमारी जो बोन कंडक्शन है वो ज़्यादा है एयर कंडक्शन से, मींस यहाँ पे रीनी जो है वो नेगेटिव आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। अब वेबर का हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वेबर जो होता है ना, तो इसको मैंने इस तरह से याद किया हुआ है कि जो वेबर है ना वो किसका दोस्त है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का, ठीक है। तो जब भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जिस भी कान में होगा ना, वेबर ने कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ आ जाना है, ठीक है। तो ये मैंने याद किया, वेबर इज़ फ्रेंड है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का। तो अब लेफ़्ट साइड पे जो है वेबर पॉजिटिव है, मींस उसी साइड पे क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, और वेबर उस तरफ लेटरलाइज हो जाता है जिधर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। और वेबर जो है ना वो दुश्मन है किसका, सेंसरी न्यूरिंग हेयर लॉस का। वेबर उस साइड पे लेटरलाइज नहीं होता जहाँ पे सेंसरी न्यूरिंग हेयर लॉस हो, ठीक है। तो वेबर जिस साइड पे लेटरलाइज होगा वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पेज नंबर 24 पे भी लिखा हुआ है कि वेबर इज़ लेटरलाइज टू द वर्स ईयर इन द कंडक्टिव डेफनेस एंड टू द बेटर ईयर इन द सेंसोरी न्यूरिंग हेयर डेफनेस। मतलब जहाँ पे कंडक्टिव डेफनेस होगी, ठीक है, वहाँ पे वेबर ने लेटरलाइज हो जाना है। और जहाँ पे सेंसरी न्यूरिंग हेयर लॉस हुआ होगा, वेबर कहेगा नहीं मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तो दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जब आपको पता चल जाएगा ना वेबर इज़ लेटरलाइज टू द लेफ़्ट ईयर, और वहाँ पे बोन कंडक्शन भी ज़्यादा आ रही है एयर कंडक्शन से, मींस के सीधा आपको टारगेट लग रहा है तो लेफ़्ट साइड पे आपको क्या मिल रहा है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है। एयर कंडक्शन भी यहाँ पे कम है और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आ रहा है। तो इसका क्या होगा आंसर, कंडक्टिव डेफनेस इन द लेफ़्ट ईयर, ठीक हो गया। 4 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है, उसको जो है क्या है, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया मींस ग्लू ईयर है, ठीक है। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑन द बोथ साइड्स डल है और डिट्रैक्ट हुई भी है। लैब इन्वेस्टिगेशन जो नॉर्मल है। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हम कौन सी करेंगे कंफर्मेशन के लिए, तो आपको पता है टिम्पैनोमेट्री, इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री हम करते होते हैं, और उसमें हमारी टिम्पैनोमेट्री में आती हैं कर्व्स आती हैं, और उसमें से कर्व जो होती है अगर हम ड्रॉ करें दोबारा से, 27 पेज पे आपकी बनी हुई है ये, अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। इसमें देखें सबसे नॉर्मल हमारी इस तरह की कर्व आती है जिसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल हमारी कर्व है A, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर ये ऊपर की तरफ चली जाएगी तो ये मैंने इस तरह से याद किया हुआ है कि ऊपर जाके ना डिसकंटिन्यू सेपरेट हो जाते हैं, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं AD कर्व, ठीक है। फिर एक होती है कर्व जो हमारी नीचे की तरफ चली जाती है नॉर्मल से, तो उसको हम कहते हैं कि जिसमें ऑटोसेक्लेरोसिस होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं AS कर्व, ठीक है। उसके बाद आती है वी हैव द
दिस, ठीक है। यहाँ पे हमारी बिल्कुल एक फ़्लैट कर्व आती है और वो फ़्लैट कर्व होती है कर्व बी, ठीक है। और ये होती है, ये हमारी होती है तब जब हमारे मिडल ईयर में फ्लूइड होता है, ठीक है। और एक कर्व होती है जो बिल्कुल नेगेटिव साइड पे आ रही होती है, इधर करके ना ऐसे करके आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारी कर्व सी होती है और ये हमें बताती है कि हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना वो रिट्रैक्ट हुई हुई है, ठीक है। तो हमें इस केस में जब हमारे कान में फ्लूइड होगा, ओटाइटिस सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया होगा, तो ऑब्वियसली बी कर्व मिलेगी और ये हमें डायरेक्ट बताएगी ये बी कर्व के पेशेंट जो है ना उसको सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया है, ठीक है। तो ये होगा किस केस में टिम्पैनोमेट्री में हमें कंफर्म होगा, ये सबसे अच्छा इसका जो है ना होता है। और ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था ओटाइटिस इसका जो होता है सेक्रेटरी का, वो क्या होता है कि हम ग्रोमेट इंसर्शन करते हैं, मेरिंगोटमी करते हैं, ठीक है। फिर आता है 25 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद अ सडन हियरिंग लॉस ऑन द लेफ्ट साइड, एकदम से उसकी लेफ़्ट साइड पे सडन हियरिंग लॉस हो गया। एग्जामिनेशन जब हमने की तो हमें नॉर्मल लुकिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिली है। लोकल और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक है। वेबर इज़ लेटरलाइज टू द राइट एयर, साथ ही हमें पता चल गया कि वेबर ने किसका साथ दिया होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का, ठीक है। तो लेकिन हमने साथ में वो भी तो देखना है ना कि सेंसोरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस भी हो सकता है ना, उसको भी हमने चेक करना है, इसलिए रीनिस टेस्ट को साथ ही कर रहे होते हैं। रीनिस टेस्ट हैविंग लाउडर हियरिंग ऑन द एयर कंडक्शन एंड ABC टेस्ट इज़ रिड्यूस्ड ऑन लेफ़्ट ईयर। साथ ही हमने कान बनाए, तो उसके अलावा ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये देखें, वेबर लेटरलाइज हुआ हुआ है कहाँ पे, राइट ईयर के साइड पे। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ तो वेबर ने कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का साइड दिया है, या मतलब राइट ईयर में या तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या ऑपोजिट साइड पे जो है ना सेंसोरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने किया रीनिस टेस्ट के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि जो लेफ़्ट ईयर है ना वहाँ पे एयर कंडक्शन ज़्यादा है, मींस वहाँ पे रीनिस पॉजिटिव आ रहा है, एयर कंडक्शन ज़्यादा है बोन कंडक्शन से। और तीसरी चीज़ ये है कि ABC टेस्ट जो है वो भी हमारी लेफ़्ट ईयर पे कम है, लेफ़्ट ईयर पे ABC कंडक्शन कम है, ठीक है, बोन कंडक्शन कम है। तीनों चीज़ें क्या बता रही हैं हमें कि सेंसोरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस चल रहा है कहाँ पे, लेफ़्ट ईयर में। ABC कंडक्शन कम हुई हुई है लेफ़्ट ईयर में, मतलब बोन कंडक्शन कम है। और इससे भी हमें ये पता चल रहा है बोन कंडक्शन कम है, इट मीन्स कि लेफ़्ट ईयर में सेंसोरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस है, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है। मतलब कि ये हमें डायरेक्ट उसकी तरफ लेके जा रहा है। हम कंसिडर कर रहे थे कि वेबर जो है वो राइट साइड पे लेटरलाइज है, मींस कंडक्टिव हेयर लॉस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने जब साथ में रीनिस परफॉर्म किया तो इससे हमें ये पता चला कि असल में लेफ़्ट ईयर की तरफ क्या चल रहा है, सेंसोरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस चल रहा है। तो इसका मतलब इसका ये आंसर होगा। फिर ये बहुत ही आसान सिनेरियो है कि 25 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है और 10 साल से उसको जो है ना कान से स्कैंटी फाउल ईयर डिस्चार्ज आ रहा है और अब उसे हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, हाई ग्रेड फीवर है 5 दिनों से, ठीक है। और कौन सी परफोरेशन है, मार्जिनल परफोरेशन है, कोलेस्टोमा भी बना हुआ है, नेक रिजिडिटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मतलब अब CSOM है, पेशेंट को अभी भी CSOM चल रहा था, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज भी आ रही है, लेकिन साथ में उसकी इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। सो मेनिंजाइटिस की तरफ नहीं जाएंगे हम, CSOM को साथ लिखेंगे विद ऑटोजेनिक इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस। फिर आता है कि 60 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है 5 दिनों से, और स्वीयर जो है ना पेन है इन एंड अराउंड लेफ्ट ईयर, डिस्चार्ज है, फेशियल वीकनेस है, हाई ग्रेड फीवर है, ईयर एग्जामिनेशन में हमें स्वेलिंग मिल रही है, डिस्चार्ज मिल रहा है। तो क्या होगा, देखें डायबिटीज़ है, सबसे पहले डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। पेन है, फेशियल वीकनेस है, 3 दिनों से फीवर है, स्वेलिंग है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आपको मिलेग्रेन ओटाइटिस एक्सटर्ना की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। एक्यूट फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता ये, और मेस्टोडाइटिस भी नहीं है, CSOM भी नहीं है, सेफ टाइप मरी और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया ओटोजेनिक इंट्राक्रैनियल बिल्कुल भी नहीं है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है। डायबिटीज़ मतलब सारा सिनेरियो इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। 19 years old girl reported severe pain in the left ear after common cold for last 3 days. Left ear examination shows reddish bulging membrane. Blood picture is suggestive of inflammatory pathology. तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, ठीक है। 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, बहुत ज़्यादा उसको स्वीयर पेन है लेफ़्ट ईयर में, कॉमन कोल्ड है 3 दिनों से, और लेफ़्ट एग्जामिनेशन हमें रेड बल्जिंग मेम्ब्रेन मिल रही है, ठीक है, रेड बल्जिंग मेम्ब्रेन और इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी की है। इसका मुझे ये लग रहा है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया इसका होना चाहिए ना,
ओटाइटिस एक्सटर्ना तो नहीं हो सकता और फ्रंकलोसिस भी नहीं हो सकता, मैलिग्नेंट ओटाइटिस भी नहीं हो सकता। ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन में एक्चुअली इस तरह का सीवियर पेन नहीं होती, उसमें माइल्ड सी पेन होती है और वो भी कॉमन कोल्ड के बाद होता है और इतने दिनों लगते हैं तकरीबन। उसमें हमारे जो होती है ना, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो डल होती है, डल लुकिंग होती है और उसमें इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी भी नहीं होती एज सच। और यहाँ पे देखें आपको रेडिश बल्जिंग मेम्ब्रेन मिल रही है और उसमें इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी भी है ना, और सीवियर पेन है। तो ये आपको लेके जाएगी ओटाइटिस मीडिया की तरफ, एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की तरफ। तो आई थिंक इसका एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूएन किया हुआ है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो पास पेपर्स हैं इसमें 66 के बाद डायरेक्टली जो है ना 91 आ गया। तो अब ये मैं इसका क्या करूँ। वेबर्स टेस्ट वाज परफॉर्म द पेशेंट। तो क्या हुआ कि उस लेटरलाइज हो गया राइट ईयर की तरफ। इसका मतलब उसने किसका साथ दिया होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस उसके अपोजिट साइड पे नहीं। इसका मतलब क्या है, सेंसोरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस दोनों साइड्स पे नहीं। इसका क्या मतलब है, सेंसोरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। दोनों ईयर्स नॉर्मल तो नहीं है, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इन द लेफ्ट राइट ईयर, ये तो आपको आता होगा। मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर इन द फेशियल ट्रॉमा। तो ये नेज़ल बोन फ्रैक्चर होती है नंबर 1 पे, जब मैंने आपको पढ़ाया था नोज़ में दिखा देती हूँ दोबारा से। पेज नंबर 205 पे लिखा हुआ है, 200 पहले देखें 203 पे, वहाँ पे नेज़ल बोन वाले में लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन नेज़ल बोन होती है। उस सेकंड नंबर पे जो है 205 पेज पे लिखा हुआ है जाइगोमा के फ्रैक्चर में कि सेकंड मोस्ट जाइगोमा होती है। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी है तो वो नेज़ल बोन होगी, सेकंड नंबर पे कौन सी है, जाइगोमैटिक बोन होगी। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना किसमें कॉमन होता है, आपको भी पता है डायबिटिक्स में कॉमन होता है। फिर 52 पेज पे ना हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल लिखा हुआ है, ये पढ़ा भी था हमने लेक्चर में, अवेलेबल है इसका। हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल में जो सबसे पहले हम एस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, और अगर पेशेंट जो है एस्पायरेशन से ठीक नहीं होता, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट इज़ एस्पायरेशन ऑफ द हीमाटोमा अंडर द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस एंड अ प्रेशर ड्रेसिंग। फिर नीचे लिखा हुआ है थोड़ी सी लाइंस छोड़ के कि व्हेन एस्पायरेशन फेल्स, फिर हम क्या करते हैं, इंसिजन और ड्रेनेज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं रोल्स वगैरह के साथ, और उसके बाद हम प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इसमें यही होगा, एस्पायरेशन फॉलोड बाय इंसिजन एंड ड्रेनेज। ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि हमने पहले कर लिया था कि किसी भी फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटल रिमूवल करते हैं ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। मोस्ट कॉमन जो एक्सटर्नल ईयर का ट्यूमर है वो क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा कॉमन है ना, सबसे पहला वाला स्क्वेमस सेल है। उसके बाद वी हैव द बेसल सेल कार्सिनोमा। उसके बाद वी हैव द एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद एडिनो कार्सिनोमा और लास्टली वी हैव द मिडल ईयर एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे टॉप मोस्ट कॉमन जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है एक्सटर्नल ईयर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व एट रिस्क ड्यूरिंग मिडल ईयर सर्जरी क्या होगी, कॉर्डा टिम्पनाई होगी ना। फेशियल नर्व तो ऐसे गुजर के इधर चली जाती है ना, तो कॉर्डा टिम्पनाई आगे की तरफ आती है। और फिर तो ये दरमियान से ना इन्होंने एक पेज यहाँ पे डाल दिया, शुक्र है मिल गए हैं। 67 वाले MCQs यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 15 years old child reported discharge from the right ear for the last 5 years, ठीक है। उसको राइट ईयर से क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है 5 साल से। ऑन कंप्लीट वन अ पेशेंट वॉज डायग्नोज्ड एज CSM और कोलेस्टोमा था, जिसने एटी को कवर किया हुआ था, मैस्टोइड एंट्रम को कवर किया हुआ था, ईयर सेल्स को कवर किया था। अब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैस्टोइडेक्टमी करेंगे। एंटीबायोटिक से तो ये ट्रीट नहीं होने वाला क्योंकि कोलेस्टोमा है, तो सिंपली एंटीबायोटिक से तो ट्रीट नहीं होगा, कोलेस्टोमा को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। मेरिंगोप्लास्टी में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली जो होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको सिर्फ ठीक कर रहे होते हैं। ऑसिकुलोप्लास्टी में हम ऑसिकल्स को ठीक कर रहे होते हैं। रिपीटेड सक्शन क्लियरेंस अंडर माइक्रोस्कोप से भी नहीं ठीक होगा ना, तो हमें मैस्टोइडेक्टमी करनी पड़ेगी। सारे मैस्टोइड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर हमारा कोलेस्टोमा है। उसको एक्सप्लोर करते करते हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। स्कूल चाइल्ड वाज सफरिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड डेवलप्ड सीवियर पेन इन द लेफ्ट ईयर फॉर द लास्ट 2 days। ईयर एग्जामिनेशन में हमें रेड और बल्जिंग मेम्ब्रेन मिली, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, डिक्रीज्ड हियरिंग एंड टोटल रेज्ड
ल्यूकोसाइट। अब उसे स्कूल चाइल्ड है, उसको 2 दिनों से क्या हो रहा है, स्ट्रियर पेन चल रही है लेफ़्ट ईयर में और रेड और बल्जिंग मेम्ब्रेन है, हियरिंग कम है, ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा आए हुए हैं। तो मुझे तो ये सपोरेटिव लगता है जिसमें एक्चुअली ल्यूकोसाइट ज़्यादा हुए होते हैं ना, WBCs, और रेड और बल्जिंग है और बहुत ज़्यादा पेन है। मतलब बुक के अंदर सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया में इन्होंने लिखा होता है कि डल लुकिंग मेम्ब्रेन होती है और कभी कभी अब उसके अंदर थिन लीश ऑफ ब्लड वेजल्स होती हैं, जस्ट कंजेशन इतनी नहीं होती जितनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हुई होती है। और बुक पे ये लिखा हुआ है कि इसमें माइल्ड सी पेन होती है, इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती ना। तो लेकिन ये है कि स्कूल चाइल्ड में ये कह सकते हैं कि होता है, लेकिन जो एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है वो भी हमारे इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में होता है। तो एज सच WBC काउंट का भी ज़्यादा लेवल हुआ है, इन्फेक्शन है चल रहा, क्योंकि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में तो जस्ट फ्लूइड होता है ना और सेपोरेटिव में पस आई होती है। तो फिर उसके लिहाज से ल्यूकोसाइट्स काउंट ज़्यादा होना चाहिए इन द सेपोरेटिव। तो इसका इन्होंने एक किया हुआ है। पास्ट पेपर्स में भी अगर देखें तो इन्होंने क्या किया होता है कि एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की जगह इस तरह का MCQ आता है ना, तो वो ये सिनेरियो में ये इसको क्लिक करते हैं। तो अगर किसी को इसके एग्जैक्ट रीज़न का पता है ना तो वो ज़रूर बताए कि इसको क्यों एक्यूट सिक्रीटरी कहते हैं और क्यों एक्यूट सेपोरेटिव नहीं कहते। तो कह रहे हैं कि चाइल्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसमें क्या हुआ कि पेनफुल टेंडर फ्लक्चुएंट स्वेलिंग बन गई कहाँ पर, कि कान के पीछे। ठीक है, तो कान के पीछे क्या होता है, मैस्टॉइड पे। ठीक है, तो एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बाद जो बच्चों में बनता है ना पीछे कान के, वो मैस्टॉइड होती है। तो मैस्टॉइड एक्यूट मैस्टॉइड एब्सेस होगी। फिर आता है 58 ईयर्स ओल्ड नाउन अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मैन रिपोर्टेड स्वीयर पेन, इर्द गिर्द हो रही है कान के। फिर हमें क्या मिला, स्वेलिंग मिली, परलेंट डिस्चार्ज मिला, ग्रेनुलेशन टिश्यू मिला एक्सटर्नल मेटिस में और फेशियल पाल्सी मिली। तो ये क्या होगा, मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बुक पे ये लिखा हुआ है कि CT स्कैन जो है ना इतना अच्छा नहीं होता, और गैलियम जो होता है गैलियम 67 वो सबसे अच्छा होता है, और टेक्नीशियम 99 जो होता है वो भी इतना नहीं अच्छा होता क्योंकि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता रहता है 1 साल तक। तो इसलिए जो है ना इसमें से सबसे अच्छा गैलियम 67 होता है। लेकिन बुक पे जो लिखी हुई है ना चीज़ें, उसमें ये होता है डायग्नोसिस के लिए हम ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है उसकी चेक करते हैं CT स्कैन से, गैलियम 67 से, टेक्नीशियम 99 से, और कल्चर सेंसिटिविटी भी करवा लेते हैं ना। और इसके अलावा ग्रेनुलेशन टिश्यू हमें नज़र आ जाता है जब हम देखते हैं अंदर। तो एज अ होल यहाँ पे क्या होगा, CT स्कैन टेम्पोरल बोन। ठीक है, क्योंकि बाकी लिखे नहीं हुए, लेकिन सबसे अच्छा जो है गैलियम 67 होता है। 35 ईयर्स ओल्ड cold water swimmer presented to the ENT OPD with bilateral hearing loss. Examination revealed multiple heart swellings in the deep part of the external auditory canals. What is your diagnosis? तो ये आपने खोलना है कौन सा, एक्सटर्नल ईयर का जो ट्यूमर्स है ना वो वाला चैप्टर खोलना है। ठीक है, और उसमें एक 2 हमारे जो है ना चीज़ें हैं उनके दरमियान में मैंने आपको डिफरेंस बताना है, क्लियर करना है। वो आप टेबल जो है ना अपनी वहाँ पे बुक पे बना लें ताकि आपको उन दोनों में डिफरेंस आ जाए। एक चीज़ होती है वहाँ पे एक्सिस्टोसिस, ठीक है, एक्सिस्टोसिस, और दूसरे होते हैं ऑस्टियोमास। तो इन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इसका जो है ना डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज खोल के आपको बता दूं कि कौन सी जगह पे वो एक्चुअली है, तो फिर मैं बताती हूँ। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 118 पे बिनाइन ट्यूमर्स लिखे हुए हैं, ऑस्टियोमा एंड एक्सोस्टोसिस। इन दोनों के दरम्यान में थोड़ा सा डिफरेंस टेबल बना लेते हैं ताकि दोनों जो है ना हमारे हो जाएं। ठीक है, अब आपकी बुक में ना इन्होंने 16.4 में ऑस्टियोमा बना के आपको दिखा दिया हुआ है और एक्सोस्टोसिस नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो उसकी जो एक तरह से अपेयरेंस आप देख लें जो हम बाहर से देख रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, फिर हम डिफरेंस देखते हैं। एक तरफ हमने रख लिया ऑस्टियोमा और दूसरी तरह हमने रख लिया एक्सोस्टोसिस। ठीक है, अब डिफरेंस चेक करें, मैं आपको इससे बताऊंगी। ऑस्टियोमास जो होते हैं ना ये आपके जो कैंसलस बोन होती है वहाँ से बनते हैं। ठीक है, स्पॉन्जी बोन से, कैंसलस बोन से बनते हैं, जबकि एक्सोस्टोसिस जो होती है ये कॉम्पैक्ट बोन से बनती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन से। फिर जो ऑस्टियोमास होते हैं वो हमारे आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे मिलते हैं, आउटर पार्ट पे। इस वजह से आप वो फिगर में देख सकते हैं कि आउटर पार्ट पे नज़र आ रहे हैं, जबकि एक्सोस्टोसिस होती है वो डीप होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ऑस्टियोमास होते हैं ये पेडंकुलेटेड होते हैं, मतलब इनकी स्टॉक होती है
पिडंकुलेटेड होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो होते हैं ना एक्सोस्टोसिस, इनकी ये जो है ना हमारे क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। मैं से गोलू बनाती हूँ, सिसाइल है, ठीक है। और गोलू मैंने इतने ज़्यादा क्यों बनाए हैं ये बताने के लिए कि मल्टीपल होते हैं गोलू, ठीक है। और बायलेटरल होते हैं, दोनों कानों में होते हैं। हेमिस्फेरिकल होते हैं, मतलब पूरे स्फेरिकल नहीं होते, हेमिस्फेरिकल होते हैं, ठीक है। तो ये इनके ये सारे मैंने इन चीज़ों के बता दिया। जबकि ये ऑस्टियोमास क्या होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट होंगे कि ये ऑस्टियोमास जो है ये पेडंकुलेटेड होंगे, यूनिलेटरल होंगे, ठीक है। और सिंगल होंगे, मतलब सिंगल आपको नज़र आ रहा है, एक नज़र आता है, एक अकेला बनता है। और ये है कि ये जो है ना राउंड होते हैं, ठीक है, राउंड होते हैं, पेडंकुलेटेड होते हैं, राउंड होते हैं, ऐसे मतलब राउंड फॉर्म में जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी ऑस्टियोमा जो है ना इनकी इटियोलॉजी हमें नहीं पता कि ये बिनाइन ट्यूमर्स क्यों बन जाते हैं, इनकी कॉज हमें नहीं पता। लेकिन जो एक्सोस्टोसिस होती है ना, ये कोल्ड वाटर जो स्विमर्स होते हैं उनसे उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। जो ठंडे पानी में नहाते हैं स्विमर्स होते हैं, उनमें ये कैंसर ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बुक से देख लें इनको, तो लिखा हुआ है कि ऑस्टियोमा जो है कैंसरलेस बोन से राइज करता है, सिंगल स्मूथ होते हैं, बोनी हार्ड होते हैं, पेडंकुलेटेड होते हैं, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओसियस मेटस से राइज करते हैं, आउटर पार्ट से ट्रीटमेंट इसका सर्जिकली हम इसको ड्रिल वगैरह से रिमूव कर लेते हैं। जबकि तो एक्सोस्टोसिस होते हैं वो मल्टीपल बायलेटरल होते हैं और वो स्मूथ होते हैं, सिसाइल होते हैं, बोनी स्वेलिंग्स होती हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास होते हैं, मतलब अंदर करके होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन से राइज करते हैं। और ये हमें जो है ये तब राइज करते हैं जब कोल्ड वाटर इन द मेटस जाए। डाइवर्स जो स्विमर्स में कॉमन होते हैं, मेल ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं। ट्रीटमेंट इनका ये होता है कि अगर ये छोटे हों तो कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर ये बड़े होते हैं तो क्योंकि ये हेयरिंग में इम्पेयरमेंट करते हैं और वैक्स वगैरह डेब्रिस वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो फिर इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इनको ड्रिल से रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और एक्सोस्टोसिस में एक्सटेंड डीपली एंड लाइंग क्लोज रिलेशन विद द फेशियल नर्व, देयरफॉर यूज़ ऑफ द गोज एंड हैमर शुड बी अवॉइडेड। तो ये वगैरह इनकी थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने बुक पे टेबल बना लेना, इससे आपको अच्छा सा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि 35 ईयर्स ओल्ड है, कोल्ड वाटर स्विमर है, ठंडे पानी में नहा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठंडे पानी में नहाता है, स्विमिंग करता है। ओपीडी में आया बायलेटरल हियरिंग लॉस, मैंने आपको बताया एक्सोस्टोसिस जो होती है ये दोनों कानों में होती है। एग्जामिनेशन में हमें मल्टीपल मिले हैं, हार्ड मिली हैं, स्वेलिंग मिली हैं, डीप पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सोस्टोसिस की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है। हार्ड वैक्स तो ऐसी होती नहीं है, ऑटोमाइकोसिस में ऐसे कोई फीचर्स आपने नहीं देखे, ठीक है। और जो है ऑस्टियोमास भी नहीं होंगे। फिर ये केरोटोसिस ऑब्चरेंस जो होते हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका पेज नंबर 58 पे है और इसमें ये होता है कि कलेक्शन हो जाती है पर्ली वाइट मैस की। जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना डीप मेटस के, वो डीस्क्वेमेट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी डीस्क्वेमेशन होना शुरू हो जाती है। ऊपर से ये फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स हैं, तो ये उतर उतर के ना ऐसे ऐसे उतरेंगे ऊपर से, ऊपर डीस्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल जमा हो के पर्ली सा मैस बना देंगे। कलेक्शन ऑफ पर्ली वाइट मैस ऑफ द डीस्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल्स इन द डीप मेटस, और ये प्रेशर इफेक्ट की वजह से होता है, leading to widening of the meatus so much that the facial nerve may be exposed and paralyzed, ठीक है। मतलब ये जब इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो हम प्रेशर इफेक्ट जो है उसकी वजह से, मतलब प्रेशर इफेक्ट की वजह से तो ये मेटस को वाइड कर देते हैं। इसकी कॉज ये होती है कि 5 से 20 साल में ये होते हैं और दोनों इफेक्ट को तकरीबन एक को भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ब्रोंकिक्टेसिस और क्रोनिक साइनोसाइटिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नॉर्मली एपिथेलियम जो होती है सरफेस में रिमेनिंग मेम्ब्रेन की, वो माइग्रेट करती है पोस्टीरियर मेटल वॉल में, तो ये माइग्रेशन ना हो तो उसकी वजह से वहाँ पे वो जमा होना शुरू होते हैं। मतलब वहाँ ना वो जब एपिथेलियम जो है वहाँ से ना उतर के पोस्टीरियर मेटल वॉल में चल जाती है, अगर ये माइग्रेशन वगैरह प्रॉपर ना हो तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है डीप मेटस में। क्लिनिकल फीचर्स ऑब्वियसली क्या होंगे, पेशेंट को अंदर पड़ी हुई पर्ली वाइट मैस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को दर्द होगी, ठीक है, पेन होगी और हियरिंग लॉस होगा, टिनाइटिस होगा और ईयर डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पे हमें जो है ईयर जो है वो पर्ली वाइट मैस के साथ भरा हुआ मिलता है और उसकी सेवरल लेयर्स होती हैं। हम इनको रिमूव करें तो वो वाइडनिंग में शो वाइडनिंग ऑफ द बोनी वेटस विद अल्सरेशन, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, सिरिंजिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन से हम इसको रिमूव करते हैं जैसे हम वैक्स को रिमूव करते हैं। और सेकेंडियोटाइटिस मीडिया में भी प्रेजेंट, ठीक है, और इसको भी ट्रीट करना चाहिए। फिर पेशेंट शुड बी periodically checked and any reaccumulations removed and recurrence can be checked to
सम एक्सटेंड बाय द यूज़ ऑफ कैराटोलिटिक एजेंट्स। फॉर एग्जांपल आपको पता है हम कौन सा यूज़ करते हैं, 2% सैलिसाइक्लिक एसिड इन अल्कोहल। तो ये क्या होता है, कैराटोसिस ऑब्चरेंस होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पर्ली वाइट मैस होता है डिस्क्रोमेटेड एपिथेलियल सेल्स के इकट्ठे होने की वजह से बनता है। 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद अ हेडेक फॉर द लास्ट 3 डेज। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है उसके कान से 10 साल से। इप्सिलेटरल एक साइड की उसकी फेशियल नर्व पे पैरालाइज हो गई है। तो हम क्या करवाएंगे? अब ये जो भी हमारा CSOM चल रहा है और पेशेंट को हेडेक है 3 दिनों से, ठीक है, और मैं पहले उसको मतलब ईयर डिस्चार्ज आ रहा था, फाउल स्मेलिंग मतलब डिकोएंट्रल टाइप कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस भी स्टार्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ना, CT स्कैन वगैरह करवाएंगे कंट्रास्ट करवा के कि फेशियल नर्व पैरालिस हुई है तो ये कहाँ पे एक्चुअली चल रहा है सारा काम। ठीक है। 30 years old male developed swelling of the pinna after road traffic accident, और उसको ऑरल हीमाटोमा था। तो ऑरल हीमाटोमा क्या होता है? जब भी किसी को एकदम से कान पे मुक्का पड़ता है तो हमने देखा था कि जो एक्चुअली क्या होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है हमारी कार्टिलेज, आपको पता है ना हमारी कार्टिलेज होती है और उसको कवर किया होता है हमारी पेरिकॉन्ड्रियम ने। तो कार्टिलेज के ऊपर जो पेरिकॉन्ड्रियम जो होती है, इसके और कार्टिलेज के दरमियान में जब भी किसी ने मारा होता है ना हमारे कान पे ऑडिकल पे, तो इसके दरमियान में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इसको हम ऑरल हीमाटोमा कहते हैं। ठीक है। तो कहाँ पे कलेक्ट होगा ब्लड? हमारा कलेक्शन ऑफ द ब्लड बिटवीन द पेरिकॉन्ड्रियम एंड द कार्टिलेज। स्किन और पेरिकार्डियम में तो नहीं हमारा ब्लड इकट्ठा होता। ठीक है। तो उसके अलावा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है। हम इसमें जो है वो उसको एक्चुअली हमने पहले भी देखा है कि एस्पायर करते हैं, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं और फिर जो है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं। टाइट ड्रेसिंग शुड नॉट बी अप्लाइड एज इट कॉजेज नेक्रोसिस, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हम बाद में उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि दोबारा से वो ब्लड ना आ जाए ना बाहर। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसी भी बात नहीं है। प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग ऑफ द 2 months ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेसिव कोर्स ऑफ फेशियल पैरालिसिस। अच्छा, प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग मतलब कि कान के आगे क्या चल रहा है, स्वेलिंग चल रही है कोई। ठीक है, कान के आगे। ठीक है, कान के आगे, और उसने क्या किया है कि फेशियल पैरालिसिस करवा दिया। ठीक है। तो 2 months, अभी 2 महीने हुए हैं। अब मम्स एज सच नहीं करवाता ना, मम्स तो आपका मतलब पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, लेकिन फेशियल नर्व की पैरालिसिस नहीं करवाता। बेल्स पाल्सी भी एज सच ये चीज़ नहीं है, प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग। ठीक है। और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आर्थराइटिस भी नहीं है कि मैलिग्नेंट पैरोटिड ट्यूमर होता है। एक होता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, उसके बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है कि वो हमारे पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर होता है लेकिन बिनाइन होता है, और वो ये होता है कि एक जगह पे ना, एक जगह पे होता है ना, उसकी पेन होती है, मोबाइल होता है। ठीक है। और फेशियल नर्व को वो इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट हो जाए ना, मतलब कि, तो फिर वो फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है। तो अगर पेरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाए ना, तो फिर वो फेशियल पैरालिसिस कॉज करता है और हमें पता चल जाता है कि अब कोई मसला चल रहा है, फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो गई है, ऊपर से प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग भी है, मतलब पेरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व हुआ है। इट मीन्स दैट कोई पेरोटिड का ट्यूमर चल रहा है मैलिग्नेंट किस्म का। ठीक है, जिसने हमारी फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर लिया। फिर आता है ओल्ड लेडी कंप्लेनिंग ऑफ स्वीयर लेफ्ट साइड पे, उसको ईयर एक हो रही है, ग्रेनुलेशन टिश्यू मिल रहा है हमें, ब्लड शुगर उसकी ज़्यादा हुई है, ये सब किसकी तरफ जा रहा है, हमारे मैलिग्नेंट यूटाइटिस करना, और आपको पता है वो सूडोमोनास कर पाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ईजी सा MCQ था। फिर 35 ईयर्स ओल्ड लेडी विद बायलेटरल, दोनों साइड पे जो है ना उसको कंडक्टिव डेफनेस है, उसके बड़े भाई को भी है, उसकी छोटी बहन को भी है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल ठीक है, तो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस तो हो नहीं सकती ना। और क्रोनिक सपोर्टेटिव ओटाइटिस मीडिया भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो ऐसे मतलब बहन भाइयों को ऐसे हो जाए, मतलब लग रहा है कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो क्या है, मतलब ऐसी डिज़ीज़ है जो कि क्या है, फैमिली में रन कर रही है ना, कोई ऐसी डिज़ीज़ चल रही है। ठीक है। और फिर ये भी नहीं हो सकता ना, उसके बाद वैक्सीनियर्स भी फैमिली में रन नहीं कर रही। कंजेनिटल फिक्सेशन ऑफ द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज़। अब देखें ऑटोस्क्लेरोसिस का चैप्टर अगर हम देखें तो सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये फ़ीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, ओल्ड लेडी थोड़ी सी मतलब फ़ीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। इसकी थोड़ी सी एटियोलॉजी अगर हम डिस्कस करें
पेज नंबर 95 पे अगर हम देखें तो इसकी हेरिडिटरी एसोसिएशन होती है, मींस कि ये जीन्स में रन कर रहा होता है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ये भी मैंने आपको एमसीक्यू बताया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। दूसरा ये है कि वाइट रेसेस में कॉमन होता है। तीसरा ये है कि फ़ीमेल्स में कॉमन होता है। एज ऑफ ऑनसेट इसका 20 to 30 ईयर्स में होता है। और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स ये होता है, मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी में होता है और मेनोपॉज में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट का के साथ जो है पेशेंट आता है, या वायरल इन्फेक्शन, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो मैच करी होती हैं। तो ऐसा जिसमें जो है ऑटोस्क्लेरोसिस जो होगा ना, वो होगा जिसमें एक्चुअली क्या होगा कि बायलेटरल एसिमेट्रिकल कंडक्टिव डेफनेस है, मींस कंडक्शन डेफनेस भी ऑटोस्क्लेरोसिस में होती है ना। और एक तो फैमिली में रन कर रहा है, तो इट मींस दैट कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है और बहन भाइयों को सबको ही हो रही है, तो ऑटोस्क्लेरोसिस होगी। एनालाइज द फाइंडिंग्स इन द 7 years old चाइल्ड। एक 7 years old चाइल्ड आपके पास आया, दोनों कान उसके जो है ना कंडक्टिव डेफनेस के हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि प्योर टोन ऑडियोग्राम शोज़ द ठीक है बोन गैप कितना आ रहा है 30 डेसिबल्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टिम्पैनोग्राम में हमें टाइप बी कर्व मिल रही है, और मैंने अभी आपको पहले भी टिम्पैनोग्राम बना के बताया था, और उसमें टाइप बी कर्व हमारी कौन सी थी, फ्लूइड वाली, ठीक है। तो क्या होगा ये सिक्रीटिव टाइटस मीडिया वाला, ठीक है। उसके बाद आता है 18 years old boy develops severe pain in his left ear, left side of the neck and head after an attempt to clean the wax with matchstick. For the last 2 days, his left ear examination shows watery discharge and severe tenderness on touching the pinna. What is the most likely diagnosis? तो ये अगर हम बात करें डिजीज़ ऑफ द एक्सटर्नल ईयर में, इस वाले चैप्टर में अगर हम बात करें ना, तो इसमें ये जो डिफ्यूज टाइटस एक्सटर्ना है, ठीक है, वो एक्यूट वो भी इसमें आ सकता है। तो इसमें अगर हम एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया देखते हैं, एक्यूट मास्टरडाइटिस तो नहीं हो सकता ना। पेन इन हिज लेफ्ट ईयर, एक मास्टरडाइटिस में कान के पीछे भी स्वेलिंग होती है, वहाँ पे टेंडरनेस होती है। लेफ़्ट साइड ऑफ नेक, हेड, ठीक है, मैस्टिक से उसने कंप्लेन उसने किया था, और वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, स्वीयर टेंडरनेस ऑन टचिंग पिन्ना, ठीक है। मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, कान में बाहर दर्द है। मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी नहीं होगा, ये तो ऑटोमाइकोसिस में इचिंग वगैरह भी होती है। मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में हमें डायबिटीज़ की हिस्ट्री मिलती है, ग्रैनुलेशंस मिलते हैं, और उसमें एक्चुअली क्या होता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रही होती है। पिन्ना में जो दर्द होती है ना, पिन्ना की दर्द जो होती है, मूवमेंट ऑन टेंडरनेस ऑन द टचिंग द पिन्ना, मैंने आपको बताया था ट्रिगल टेंडरनेस। और कान जो है उसको बिल्कुल बहुत दर्द हो रही होती है बाहर, मूवमेंट ऑफ द पिन्ना आर पेनफुल। ये सारा हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, ठीक है। ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ऐसा स्पेसिफिकेशन इनकी नहीं है कि फ्रंकल है या हमारा हो, ठीक है, लेकिन ये है कि मतलब दोनों आ सकते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना में आ रहा है ये, ठीक है। स्टेपीज बोन डेवलप्स फ्रॉम, आपके 12 वाले पेज पे लिखा हुआ है कि नीचे मिडल ईयर क्लेफ्ट के लेवल पे नीचे करके लिखा हुआ है कि मेलिस और इनकस जो होते हैं ना हमारे, मेलिस और इनकस, ठीक है, मेलिस इनकस स्टेपीज होते हैं ना, जो मेलिस और इनकस होते हैं वो फर्स्ट आर्च से बनते हैं, ठीक है, मीजोडर्म से बनते हैं मेलिस और इनकस। और सेकंड आर्च जो होती है ना, सेकंड आर्च, ठीक है, उससे क्या बनता है, उससे एक्चुअली बनती है हमारी स्टेपीज़, ठीक है। स्टेपीज़, हमारी स्टेपीज़ जो होती है वो सेकंड आर्च से बनती है। और इसके अलावा जो स्टेपीज़ होती है उसका जो फुट प्लेट होती है, फुट प्लेट, ठीक है, फुट प्लेट, और उसका जो एनुलर लिगामेंट होता है वो ओटिक कैप्सूल से बनता है, ठीक है, ओटिक कैप्सूल से बनता है। तो ये एक्चुअली था। और इन्होंने लिखा हुआ स्टेपीज़ डेवलप्स फ्रॉम, तो ये MCQ नोट कर लिया ऑन द पेज नंबर 12। मैंने आपको बताया कि किससे बनती है, सेकंड फ्रेंजियल से बनती है, और किससे बनती है, ओटिक कैप्सूल से बनती है। सेकंड फ्रेंजियल से पूरी स्टेपीज़ बन जाती है, लेकिन जो उसकी होती है ना स्टेपीज़ की फुट प्लेट, और उसका जो होता है फुट प्लेट, और उसका मैंने बताया कि एनुलर लिगामेंट, वो हमारा बन रहा होता है ओटिक कैप्सूल से, ठीक है। वेबर्स टेस्ट आपको किसको कंपेयर करके बताता है, तो ये वाली अपनी ना लाइन्स अपनी बुक पे हम लिख लेते हैं। रीनीस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट और शॉबैक्स टेस्ट, इनका थोड़ा सा देख लें कि रीनीस टेस्ट जो कंपेयर करता है एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन सेम साइड पे, ठीक है, मतलब एक साइड पे हम ट्यूनिंग फॉर्क पीछे रख के आगे करते हैं, तो सेम साइड पे एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन जो हो रही होती है उसको कंपेयर करता है कौन, रीनीस टेस्ट, ठीक है। वेबर्स टेस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है बोन कंडक्शन ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम इसको बिल्कुल फॉरहेड पे रखते हैं और बोन के थ्रू कंडक्ट होता है ना सब कुछ,
तो ये बोन कंडक्शन को कंपेयर करता है दोनों साइड्स पे। और शॉबैक जो होता है वो कंपेयर करता है बोन कंडक्शन ऑफ द पेशेंट एंड द नॉर्मल सब्जेक्ट। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है वो अपनी बोन के ऊपर रखता है, फिर पेशेंट के साथ रखता है, तो अपने अपने साथ पेशेंट को कंपेयर करता है ना। को ऑब्वियसली पेशेंट की जो है वो ख़राब होगी या ठीक होगी एज़ कम्पेयर टू एग्जामिनर, अगर वो खुद ठीक है ना। इस तरह से ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं इन तीनों टेस्ट के, तो ये अपने बुक पे लिख लें। और MCQ भी यही आया हुआ है ना वेबर्स का। तो वेबर्स टेस्ट क्या करता है, कंपेयर क्या करता है, बोन कंडक्शन ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये 80 तक जो है ये MCQs हैं, 81 से आगे एक पेज मिसिंग है, वो नहीं है इसमें, तो अल्लाह करे अब उसमें से ना आए, यही हो सकता है। अब 81 से 90 तक नहीं है ना, 91 से हैं आगे, तो 97 तक ये टोटल थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गए हैं ENT के ईयर में से। अब नेक्स्ट है ना, हम नोज़ नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं।